अब हमें डिस्कशन करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सब लिखते जाना, सब एक एक बात, एक एक पॉइंट साथ साथ लिखते जाना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले अब हम आज डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर अप्लाई होगा ये देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई होगा जब आपका वेरिएबल जो है ना, कंटीन्यूअस वेरिएबल हो। लिखो कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई होगा जब आपका वेरिएबल जो है ना वो एक कंटीन्यूअस वेरिएबल हो। कंटीन्यूअस वेरिएबल के केस में अप्लाई होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक आपका वेरिएबल होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होने की पहली शर्त यह है कि यह अप्लाई होगा कंटीन्यूअस वेरिएबल के केस में। जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसका मतलब यह होता है कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसको मैं काउंट कर सकूं, गिनती कर सकूं। जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको मैं काउंट कर सकूं। और डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो होल नंबर्स में होता है, डेसिमल्स में नहीं होता। मिसाल के तौर पर लेट से इस क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। एग्जाम्पल भी लिख लो, नंबर ऑफ चेयर्स जो है ना वो डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि मैं नंबर ऑफ चेयर्स को काउंट कर सकता हूं। इस क्लास में 30, 35, 40 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि यह डिस्क्रीट वेरिएबल होल नंबर में होगा। ऐसे नहीं होगा 26.5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि होल नंबर में होगा, ठीक है। और होल नंबर में होगा पहली बात। दूसरी बात, इसको काउंट करेंगे, इसको ऑब्टेन करने के लिए काउंट करेंगे। इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं होगा इस क्लास में 17.5 स्टूडेंट्स हैं, 3.25 स्टूडेंट्स बैठे हैं आज की क्लास में, अटेंडेंस 3.25 स्टूडेंट्स है। ऐसा नहीं होगा, होल नंबर में होगा। कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटीन्यूअस वेरिएबल को ऑब्टेन करने के लिए जो है ना आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है। कंटीन्यूअस वेरिएबल को ऑब्टेन करने के लिए आपको उसको तोलना पड़ता है, मेजरमेंट करनी पड़ती है। आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। किसी चीज का वजन है, वेट है, तो वेट को काउंट नहीं करते। एक मुर्गी सामने खड़ी हुई है, 1 2 3 4 4 किलो की है, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसको तराजू में तोलना पड़ता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कंटीन्यूअस वेरिएबल जो है ना वो डेसिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है। 70 किलो का बकरा था, चारा खाया, तो 70.5 किलो का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है 70 किलो का बकरा चारा खाएगा तो 71 किलो पे पहुंच जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ेगा ना। डेसिमल में भी हो सकता है। गिनती नहीं कर सकते, उसके लिए कोई जो है वो आपको टूल चाहिए होगा जिसको यूज कर उसको मेजर करोगे। अब हमने अभी तक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा था, इन दोनों में आपके जो वेरिएबल थे ना वो डिस्क्रीट वेरिएबल थे। 4 बार कॉइन को टॉस करूंगा, 3 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3.25 नहीं बोला था, ठीक है ना। इसी तरह से हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, डब्बे में 4 काली और 3 सफेद बॉल्स हैं, 2 सफेद बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
ऐसा नहीं बोला था मैंने कि 3.25 काली बॉल्स निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है डब्बे में से, ठीक है। तो वो हमारे पास डिस्क्रीट था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली पहचान ये होगी कि सवाल किसी कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में होगा, हाइट है या वेट है, ये कॉमन चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इससे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, सही है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का अगर कोई सवाल आता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्यूड डेटा क्या होता है, ये पता होना चाहिए स्क्यूड डेटा क्या होता है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तब अप्लाई होगा जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्यूड डेटा में अप्लाई नहीं होगा। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होगा, स्क्यूड डेटा क्या होगा। देखो, जब हम डेटा की बात करते हैं ना, तो डेटा के बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं। जे टाइप डेटा भी होता है जो बाद में डिस्कस करेंगे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड भी होता है, नेगेटिवली स्क्यूड भी होता है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं। उसमें से तीन कॉमन टाइप्स जो होती हैं, उसमें से एक कहलाती है आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, दूसरा आपका कहलाता है नेगेटिवली स्क्यूड डेटा, और तीसरा कहलाता है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो आपका सवाल जो है उसमें आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए, सही है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने जो है ना एक क्लास में टेस्ट लिया, 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, और वो जो 100 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया ना, वो बहुत ही मुश्किल टेस्ट था। क्लास में लेट से 25 बच्चे थे, बहुत मुश्किल टेस्ट था, ठीक है। कोई ना कोई पास तो हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ होगा कि जो आपके पास फेल होने वाले या कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 में से आपके पास लेट से स्टूडेंट्स के जो जनरली मार्क्स है वो 15 मार्क्स, 8 मार्क्स, 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, 46 मार्क्स, 48 मार्क्स, ठीक है ना। 48, 48, 50, कोई एक दो स्टूडेंट्स होंगे जो 70 और 80 या 85 पर होंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत मुश्किल था। तो इस केस में आपके पास कम मार्क्स लाने वाले ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और ज्यादा मार्क्स लाने वाले कम स्टूडेंट्स हैं। ये वाला डेटा क्या कहलाएगा, क्या ये नेगेटिवली स्क्यूड डेटा कहलाएगा या पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहलाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा या नेगेटिवली? ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहलाएगा।
देखो लेट से मैं एक आपके सामने जो है ना वो एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूं, ठीक है। यहां पर मार्क्स है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि उनका काउंट, गिनती उनकी। जीरो के आसपास वाली गिनती कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना, ठीक है। आपके पास जो है ना कम मार्क्स वाले ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे और ज्यादा मार्क्स वाले कम स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। देखो ग्राफ जो है ना, कम मार्क्स पे पहले तो कम होगी फ्रीक्वेंसी। सर कम क्यों होगी? इतना कोई नल्ला तरीन बच्चा तो शायद ही होगा ना कि 0 मार्क्स लेकर आए, 1 मार्क लेकर आए। इंटेंशनली लेकर आए तो अलग बात है, वरना अमूमन क्या होगा, अगर बहुत मुश्किल टेस्ट भी होगा तो 10-15 मार्क्स तो ले ही लेगा। तो शुरू में जब मार्क्स ज्यादा हुए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, उसके बाद ज्यादा मार्क्स लाने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए वो कम हो रहा है। ये इसकी स्क्यूनेस है जो ड्रॉप हो रही है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही है, सही है। इस डेटा को हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा या स्क्यूड टू द राइट कहते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा या स्क्यूड टू द राइट। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा या स्क्यूड टू द राइट डेटा वो होगा जिसमें कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा है, ठीक है। और उसको याद रखने के लिए जो आपका सीधा पाँव है उसकी उंगलियां देख लो, उसका जो शेप है वो बन रहा है, मतलब पहले अंगूठा है और फिर सबसे छोटी उंगली की तरफ जा रहे हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो राइट स्क्यूड टू द राइट, राइट पाँव पॉजिटिवली स्क्यूड, वो शेप है, सही है। अब आपके पास जो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है वो उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि अगर मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और वो टेस्ट जो है वो बहुत आसान टेस्ट था, तो अगर आसान टेस्ट होगा और 25 बच्चे होंगे, 25 स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या होगा कि आपके पास जो कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, बहुत आसान टेस्ट है। और ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 100 में से 100 लाने वाला तो शायद ही कोई हो, तो वापस से वो ग्राफ फॉल करेगा। इसकी स्क्यूनेस यहां पर है, स्क्यूड टू द लेफ्ट, नेगेटिवली स्क्यूड, उल्टे पांव की तरह। सही है। अगर कोई डेटा पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन ये है कि आपका जो डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, फिर आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या होता है? जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेंटर में सबसे ज्यादा हो, यानी कि एक नॉर्मल हालात में, एक आम हालात में मैंने एक 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसमें अच्छे बच्चे भी थे, बुरे बच्चे भी थे, पढ़ने वाले भी थे, ना पढ़ने वाले भी थे, नॉर्मल बच्चे भी थे, बिलो एवरेज बच्चे भी थे, अबव एवरेज बच्चे भी थे। टेस्ट भी ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल हो कोई ना कर सके, टेस्ट ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसान हो कोई ना कर सके, सब कर सके। तो इस केस में क्या होगा कि कम मार्क्स लाने वाले, बहुत ही कम मार्क्स लाने वाले कम होंगे। अमूमन जो बच्चे होंगे, अगर 25 बच्चे हैं, लेट से 10 मार्क्स वाला शायद कोई हो, 20 वाला कोई हो, 40, 45, 50, 50, 52, 55, 60, 80, 100 वाला शायद ही कोई होगा। देखो अगर आम हालात की बात करें, एक नॉर्मल टेस्ट होगा तो उसमें बहुत बुरी तरह फेल होने वाला कोई नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह पास होने वाला कोई नहीं होगा। जनरली जो है वो एक रिजल्ट सेंटर में आएगा, ठीक है। और इस केस में
कम मार्क्स वाली कम फ्रीक्वेंसी, फिर सेंटर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, फिर ज़्यादा मार्क्स वाले ही कम फ्रीक्वेंसी। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा। नेगेटिव वाला दोबारा समझा दो। नेगेटिव में देखो, कम मार्क्स लाने वाले कितने लोग होंगे, ज़्यादा या कम? कम होंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना? इसीलिए फ्रीक्वेंसी कम है, और फिर जब ज़्यादा मार्क्स हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सही है? सही है भाई? इसमें कोई मसला? अब देखो, लेट से मैं बोलता हूं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में जो हाइट है, ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? यानी कि बहुत ही शॉर्ट या टॉल लोग बहुत कम होंगे, जने लोगों की हाइट जो है वो एवरेज होगी। इसके अलावा और कोई एग्जांपल दो क्लास से रेलेवेंट। हाँ, एज भी हो सकता है। इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो एज है वो एक ब्रैकेट में ही होगी। ठीक है? और क्या हो सकता है? आईक्यू लेवल भी चलो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल भी कह सकते हो, चलो। लेकिन उसको शायद, हाँ चलो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट करी जा सकती है, लेकिन वो वैल्यू, वो उसको उसको काउंट्स में मेजर नहीं किया जा सकता। वो आगे जाके स्केल्स ऑफ मेजर में ऑर्डिनल, कार्डिनल डेटा, रेशियो डेटा, इंटरवल डेटा पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि कुछ वेरिएबल्स होता है ना, उसको काउंट इस तरह से नहीं किया जा सकता। मतलब उसका मोड हो सकता है, वो एक ऐसा डेटा है कि जिसको वैल्यूएशन नहीं दी जा सकती कैटेगरी वाइज। बाकी ये भी कह सकते हैं, लेट्स से कि क्लास की जो टाइम है, मतलब स्टार्टिंग टाइम है, वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। अमूमन अगर 3:30 की क्लास है तो 3:40 पर शुरू होगी। शायद ही कभी ऐसा होगा कि 3:25 पर शुरू हो जाए या 3:30 पर शुरू हो जाए, है ना? 3:40 के आसपास शुरू होगी। शायद ही कभी ऐसा होगा कि 3:30 वाली क्लास जो है वो 4:15 शुरू हो रही हो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 3:40 के आसपास, बहुत कम वाले, बहुत ज़्यादा वाले कम। ठीक है, तो ये याद रखना। अब जब हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की बात करते हैं ना, तो इससे रेलेवेंट कुछ कुछ जो है ना, वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड कुछ इंपेरिकल नॉर्मल। देखो मेरी बात सुनो, 3:30 वाली क्लास कितने बजे शुरू होती है आम हालात में? 3:40 पे शुरू होती है। 4:30 शुरू हो रही हो, अगर 100 क्लासेस तुम अटेंड करोगे 3:30 जो स्टार्ट हो रही थी, तो 100 में से शायद 5 क्लासेस ऐसी होंगी जो 4:30 स्टार्ट हुई होंगी, 3:30 वाली। 70-80 क्लासेस क्या होंगी, 3:40 पर स्टार्ट हो रही होंगी। और शायद 5-10 क्लासेस ऐसी होंगी जो 3:30 वाली 3:30 या 3:25 पे शुरू हो रही होंगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, बीच वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अच्छा, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पे बेस्ड जो है ना, एक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एम्पेरिकल रूल है, उसके हिसाब से हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ, एम्पेरिकल रूल का क्या मतलब होता है? हाँ,
एम्पेरिकल रूल क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड डिविएशन मीन के? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ एम्पेरिकल रूल, इसका एम्पेरिकल रूल क्या है ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एम्पेरिकल रूल होता क्या है, क्या चीज होती है, इसको क्या अंग्रेजी में क्या है एम्पेरिकल रूल क्या है, किस चीज को कहते हैं स्टैट्स में एम्पेरिकल रूल? केमिस्ट्री में क्या होता है? मुझे कोई रूल नहीं बताओ, रूल नहीं बताओ, मुझे बताओ उसका वो ये लफ्ज का मतलब क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड रूल, तो स्टैंडर्ड रूल ही लिख देता, एम्पेरिकल क्यों लिखा? मुश्किल चीज को आसान करके बताना, इसको एम्पेरिकल रूल कहते हैं। डिराइव्ड हो किसी चीज से, चलो ये करीब करीब आ गया। और कोई? हाँ देखो आप लोगों ने, चलो केमिस्ट्री में भी एम्पेरिकल रूल अगर आप कह रहे हो पढ़ा है, तो मतलब इसका मतलब क्या? फैक्चुअल है तुम्हारे पास गूगल? देखो मेरी बात सुनो, एम्पेरिकल रूल का मतलब ये होता है कि जो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नोट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात सच है या वैसे ही फ्यूचर में भी हो। अब ये क्या मतलब है इसका, देखो सुनो, लेट्स से आईकेप जो है उसमें आप सब जाकर पेपर दोगे, ठीक है ना? लॉ का जो पेपर है उसमें 20% बच्चे पास होते हैं, ठीक है? पास 50 अटेम्प्ट्स का रिजल्ट उठा लिया हमने, और हमने देखा भाई कितने बच्चे पास होते हैं, कभी 5% हो रहे थे, कभी 20% हो रहे थे, कभी 18% हो रहे थे, कभी 22% 20% के आसपास, सही है ना? अब अगली अटेम्प्ट होने वाली है, और आईकेप में जो है ना वो 2000 बच्चे अपेयर होने वाले हैं, ठीक है? अब आईकेप में जो भी एनालिटिक्स करते हैं लोग, उनसे किसी ने पूछा यार ये अभी जो अटेम्प्ट अब होने वाली है, आपको क्या लगता है इसमें कितने बच्चे पास होंगे? तो उसने बोला यार तकरीबन 400 पास होंगे। अब इससे जो बोला ना तकरीबन 400 पास होंगे, इसका उसको बोलेंगे सबूत दो, लिख कर दो, बताओ पक्का ऐसा ही होगा, कसम खाओ। तो वो बोलेगा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना ऐसा ऐसा होता हुआ है तो बोल रहा हूं, ऐसा होता हुआ आया है, ऐसा मैंने पास्ट में देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं आईकेप में 25 साल से हूं, मैं एनालिटिक्स करता हूं, पिछली 10 अटेम्प्ट में ऐसा होता हुआ आया है, तो अब ऐसा होगा मुझे लगता है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको अंदाजा बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा ही हो, ये भी तो हो सकता है 2000 बच्चे पे 2000 के 2000 पास हो गए, हो सकता है, हाँ मुमकिन तो है ना, शायद उसके चांसेस नहीं है, शायद उसके चांसेस नहीं है, लेकिन हो तो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2000 बच्चे अपेयर हो एक भी पास ना हो सकता है, ठीक है ना? हो तो सकता है, आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एम्पेरिकल रूल ये बोलता है कि भाई ऐसा हुआ है, ठीक है? या फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आपने डिसाइड करना है कि भाई आप जो है ना वो पेप्सी वालों से, कोका कोला वालों से या पाकोला वालों से किससे कॉन्ट्रैक्ट करो कि वो आपको जो है ना वो आपके रेस्टोरेंट पर कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करें। सबसे तो नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके जो टारगेट्स होंगे वो अचीव नहीं कर सकोगे, मार्जिन अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? क्या आप पाकोला वालों को बोल दोगे या आप क्या गिनती कर लोगे, चलो यार 3 है 25 निकालते हैं, 25 जिसकी आए वो? नहीं, आप जनरली ये देखोगे कि पास में दूसरे रेस्टोरेंट पे, मेरी दूसरी ब्रांचेस पर, या पिछले 25 साल या 20 साल में अगर कोई रेस्टोरेंट पे आता है तो वो क्या बोलता है? हो सकता है शुरू में मेरा डिसीजन गलत हो, मैंने कोक रख ली,
और जब मैं कस्टमर को बोलता सर कोल्ड ड्रिंक कौन से लेंगे, तो वो ये नहीं बोलता ब्लैक या व्हाइट, वो बोलता है पेप्सी। तो मैं क्या करूंगा, मैं पेप्सी पे चला जाऊंगा। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं श्योरिटी से कोई चीज कह रहा हूं। बात की चीजें चेंज भी हो सकती हैं, बात की चीजें चेंज भी हो सकती हैं। चेंज ऐसे हो सकती हैं, लेट से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है ना वो पेप्सी से नफरत करना शुरू कर दी और पाकोला से मोहब्बत हो गई, ठीक है ना, और अब वो पेप्सी मांगते ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट की बात करें, लोगों की हाइट, एवरेज हाइट क्या होती है? 5'10", 5'7", 5'8", 5'10", यही होती है। हो सकता है आज से 1000 साल पहले जो लोग थे उनकी एवरेज हाइट कुछ और होती होगी, ठीक है ना। अब देखो आप क्या बोलोगे, क्या आपने जो देखा है उसके हिसाब से इंसान जो है ना वो 5'7", 5'8" या 5'10" या 5'9" का होता है ना। लेकिन आज से क्या 50 साल बाद ऐसा ही होगा? लगता तो है, जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर तुम जो है ना वो अगर अपने अब्बा दादा वगैरह की तस्वीरें देखोगे, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, तो उसमें तुम्हें नजर आएगा कि जनरली लड़कों के बाल जो है ना वो भी बड़े ही होते थे, छोटे नहीं होते थे, इधर उधर तक आ रहे होते थे, कान ढके हुए होते थे। देखा है तस्वीरें में, देखा है कभी? अब्बा को बोलना अपनी 25-30 साल की तस्वीर, पुरानी तस्वीर दिखाओ, ठीक है ना। शायद वो नाई के पास इतनी अच्छी कैची नहीं होती होगी, वो हाथ वाली मशीन होती होगी, वो रेजर नहीं होता होगा, जो भी होता होगा रीजन, जो भी रीजन होता होगा, ठीक है ना, फैशन भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अमूमन तुम ये नोट करोगे, अमूमन नोट करोगे तो अब वो क्या था, वो तब का एम्पेरिकल रूल था, आज नहीं है, आज नहीं है, ठीक है ना। तो बाद में ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल सॉल्व करते हैं ना, वो एक एम्पेरिकल रूल पर डिपेंड करता है, सही है ना। अब वो एम्पेरिकल रूल है क्या, वो मैं शायद अभी फौरन नहीं बता सकूंगा, वो मैं अभी शायद फौरन नहीं बता सकूंगा। वो एम्पेरिकल रूल कुछ टाइम बाद जरूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे चीजें को कनेक्ट करना होगा, याद करवाना होगा। लेकिन उस एम्पेरिकल रूल को देखते हुए जो है ना, जो एम्पेरिकल रूल हम शायद आज से 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद की डिस्कशन में डिस्कस कर रहे होंगे, वो भी डिस्कस करना जरूरी है, वो भी डिस्कस करना जरूरी है, उसके बगैर कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। लेकिन उस एम्पेरिकल रूल से एक फॉर्मूला आया, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये ऐसे ही उड़ती उड़ती फायरिंग नहीं है, इसके पीछे एम्पेरिकल रूल था तो ये फॉर्मूला बना। लेकिन जनरली क्लासेस में ये हो जाता है, भाई ये फॉर्मूला है, ये इसको x आएगा तो यू मीन होगा और स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, z निकालना यूं कर देना सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, आप लोग ये समझ भी लेना कि ये एम्पेरिकल रूल के जरिए जो फॉर्मूला बना है वो आखिर क्यों कैसे बना है, ताकि आप अगर आगे जाकर कैफ 6 या कोई और स्टेट्स कहीं पे भी पढ़ो तो आप लोगों को पहले ही पता हो। बहरहाल अभी हमें, अगर मैं एम्पेरिकल रूल पर जाऊंगा तो मसला हो जाएगा, तो अभी हम ये 2 मिनट के लिए एक स्टेप स्किप कर रहे हैं कि एम्पेरिकल रूल क्या होता है ये पता है, उससे ये फॉर्मूला कैसे बना वो स्टेप हमने स्किप किया। लेकिन वो फॉर्मूला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और जो बीच वाला स्टेप है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो हम 1-1.5-2 घंटे बाद उसकी डिस्कशन पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब आप सवाल करोगे तो इस एम्पेरिकल रूल के हिसाब से एक ग्राफ बना हुआ है जो आपको पढ़ना समझ आना चाहिए, जो आपको पढ़ना आएगा तो आप सवाल सॉल्व कर सकोगे। तो अब मैं जो है वो क्या करूंगा, पहले आपको ग्राफ को पढ़ाना सिखा दूंगा कि ग्राफ कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, क्या ग्राफ है, ग्राफ क्या बताता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि आखिर एम्पेरिकल रूल होता क्या है। अच्छा देखो, जो आपको ग्राफ पढ़ना होगा या जो ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए ना, आपके पास एक जेड स्कोर का टेबल होगा और उसमें इस तरह का एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ होगा।
इसको सेंटर में से दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ होगा। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर जेड स्कोर्स या जेड वैल्यूज होंगी, एक्स एक्सिस पर जेड स्कोर या जेड वैल्यूज होंगी। यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3। सर जेड वैल्यूज होती क्या है, बताती क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? वही स्टेप मैंने अभी थोड़ी देर के लिए स्किप किया हुआ है। लेकिन एक ग्राफ होगा जिसमें एक्स एक्सिस पर जो है ना 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 वगैरह लिखा हुआ होगा। तो इस ग्राफ में एक चीज होगी जेड वैल्यूज, और दूसरी चीज होगी इस ग्राफ के इस जगह पर ये जो एरिया मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये येलो वाला एरिया कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व। ये येलो वाला एरिया कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे वाला एरिया। एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी। एरिया अंडर द कर्व प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी, जितना एरिया कम होगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये जो येलो येलो शेड किया है, एरिया से ज्यादा हो सकता है क्या? जगह बची है? नहीं बची है। जितना जितना येलो येलो था सब शेड कर दिया, यानी कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। यानी कि ये जो येलो येलो अभी शेड किया हुआ है ये टोटल कितना है? 1 या 100%। क्योंकि किसी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, 100%। ठीक है, देखो जितना ज्यादा एरिया प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी चीज की। एरिया अंडर द कर्व में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी मैंने, सब येलो शेड कर दिया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम एरिया जो है वो जो मैं शेड कर सकता हूं वो है। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1 या 100%। तो ये 100% एरिया शेडेड है ना, तो ये 1 की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यूं कह दूं कि यार इसको मैं जो है ना आधा शेड कर देता हूं, यानी कि ये वाला एरिया शेड कर देता हूं, इसको शेड कर देता हूं बस, ठीक है, आधा शेड कर दिया। z की वैल्यूज क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। पूरा शेड किया था तो 1 था, अभी आधा शेड किया है। और कहां वाला शेड किया है? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला? तो आंसर -50 होगा, -0.5 होगा या +0.5 होगा? और राइट साइड पर एरिया होता तो +0.5 ही रहता। हमेशा प्लस ही रहेगा, हमेशा प्लस ही रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। माइनस प्लस तो है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है? नहीं होती है। एरिया एरिया एरिया, इसको z से कंफ्यूज नहीं करना। z प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एरिया थोड़ी प्लस माइनस हो सकता है। एरिया तो हमेशा, ये अगर आधा शेड हुआ है तो ये 0.5 है। अगर दूसरी साइड वाला आधा शेड हुआ होता, अगर ये वाला शेड हुआ होता तो -0.5 होता? नहीं, ये भी 0.5 ही होता। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है, ये एरिया है, तो एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये 0.5 ही होगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब एक और बात, ये जो शेप है ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिकल शेप होता।
यानी कि जैसे जैसे राइट साइड पर है वैसा वैसे लेफ्ट साइड पर है। सही है। इस हिसाब से अगर मैं तुम्हें यूं बोल दूं कि लेट से ये मैंने ये ए है, बी है, ये माइनस ए है, माइनस बी है, ए और बी का मतलब जेड। सही है ना, 1 2 3 4 नहीं डाल रहा मैंने ए लिखा। अच्छा, सेंटर में जेड कितना होता? 0। राइट साइड पर 1 2 3 भी लिख सकता था, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने राइट साइड पर ए लिखा। ए क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी राइट साइड पे लिखा, -a माइनस बी लेफ्ट साइड पे लिखा। और मैं तुम्हें ये बोलता हूं, मैं लेट से ये एरिया शेड कर देता हूं, और मैं तुम्हें बोलता हूं ये 0.15 है। ठीक है, मैंने एक एरिया शेड किया और मैं बोलता हूं कि ये जो एरिया मैंने शेड किया है ना, ये 0.15 है। सही है। अब अगर ये 0.15 है, अगर ये 0.15 है ना, तो ये क्या एरिया प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, इसको लिखने का, इसको इन वर्ड्स अगर डायग्राम, ये तो डायग्राम बना रहा हूं ना, इसको लिखने का एक तरीका ये होता है पी, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिखा बीच में जेड, लेस देन ए और ग्रेटर देन 0 इज इक्वल्स टू 0.15। मैंने ये लिखा कि जहां पर z की वैल्यू a से कम और 0 से ज्यादा है। देखो मैंने क्या लिखा है, z बीच में लिखा। अच्छा, z लेस देन a, यानी कि z की वैल्यू जहां पर a से कम हो। देखो a जहां पर है उसके उल्टे हाथ पर ना, सीधे हाथ पर ज्यादा होगी ना z की वैल्यू, आगे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद। और जहां पर z की वैल्यू 0 से ज्यादा है, उसके बीच की प्रोबेबिलिटी या उसके बीच का एरिया 0.15 है। ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मुझे इसी तरह से ये बताओ, जिस तरह से मैंने ये लिखा ना, मुझे बताओ ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, चलो ये पहला 1 केस है, इसको कैसे लिखेंगे? z ग्रेटर देन 0, यानी कि जहां पर z की वैल्यू 0 से ज्यादा है वो सारा एरिया 0.5 है। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे? z लेस देन 0 इज इक्वल टू 0.5। जहां पर सेंटर में z 0 है उससे पीछे वाला सारा एरिया 0.5 है ना। सेंटर में z 0 होता है, सेंटर में z 0 होता है। फिर केस 3 भी लिखा। अच्छा, ये 4, ये कैसे लिखेंगे बताओ? पी जेड, रेंज तो देनी पड़ेगी ना, पी जेड क्या? नहीं, कोई रेंज तो दो। पी कहां से शुरू हो रहा है? ये येलो एरिया जहां पे जेड कितना है? -3 है। कुछ भी हो सकता है, मैंने तो -3 तक लिखा ना, आगे -4 होगा, -5 होगा। P नेगेटिव इंफिनिटी लेस देन z लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। देखो उस जो एरिया मैंने शेड किया है वो मैंने 3 तक नहीं किया भाई, मैं तो 3 तक लिख सकता हूँ। वो उसकी जो दुम होती है ना, वो एक्स एक्सिस के पास जाती रहती है लेकिन एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती है, इंफिनिटी है।
मुझे ये बताओ, ये ग्रीन एरिया मैंने शेड किया, बी पे रुका? नहीं रुका। ये ग्रीन वाला एरिया कितना होगा? पी जेड ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू 0.35। 0.35 क्यों? क्योंकि देखो सेंटर में जहां पर z 0 होता है, जहां पर z 0 होता है, जहां पर z 0 होता है, उसके आगे वाला मुकम्मल एरिया यानी कि येलो और ग्रीन वाला एरिया मिल मिलाकर 0.5 होगा। जहां पर z 0 होता है उससे आगे वाला एरिया, येलो वाला और ग्रीन वाला एरिया मिल मिलाकर 0.5 होगा। उसमें से येलो वाला एरिया 0.15 है, तो ग्रीन वाला एरिया 0.35 होगा। 0.5 में से माइनस कर आया। सही है, 0.5 में से माइनस कर आया। अच्छा, अगर मैं यूं पूछ लूं, P Z माइनस ए और ए, क्या होगा? जीरो पॉइंट सिक्स फाइव नहीं होगा? 0.3 होगा। कैसे 0.3 होगा? देखो, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं, सेंटर में z कितना होता है? 0, और यहां पर लेट से z जो है ना वो a है, तो ये वाला एरिया तो आपको दिया हुआ था ना, ये वाला एरिया आपको दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था 0.15, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है ना? क्योंकि ये पूरा जो शेप होता है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, जहां पे सेंटर में z0 उसके आगे 0.5 की प्रोबेबिलिटी है, पीछे भी 0.5 की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह से जहां पर z0 है और जहां पर za है, अगर उसके बीच का एरिया 0.15 है, जहां पर z0 है और जहां पर za है, अगर उसके बीच वाला एरिया 0.15 है, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा किस चीज के? वो एग्जैक्टली बराबर होगा सेंटर में जहां पर z0 है और जहां पर z माइनस ए है ना, इसके एरिया के बीच ये जो एरिया आ रहा है ना, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये भी 0.15 होगा। ठीक है, यानी कि आप इन शॉर्ट लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0 लेस देन z लेस देन a, ये 0.15 है, और यहां पर आप लिख सकते हो माइनस ए लेस देन z लेस देन 0, यानी कि 0 और माइनस ए के बीच का एरिया भी 0.15 है। और अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि सेंटर में z0 है, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, और ये पूरा एरिया बताओ कितना होगा? ये पूरा एरिया जो है ना 0.3 होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ रही है ना, दोनों चीजें काउंट हो रही हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला है? स्क्रॉल डाउन कर दूं? सही है भाई? चलो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। अब देखो, एक सिंपल सा
आपके पास जो सिंपल सवाल आ सकते हैं ना, सिंपल, वो किस तरह के आ सकते हैं? जो आप लोगों के पास सिंपल सवाल आ सकते हैं जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज ना हो, उसमें आपको सवाल बोलेगा, लिखते जाओ साथ साथ। लेट से सवाल बोलेगा कि आपके पास जो है ना, एक एयरपोर्ट पर बहुत सारे लगेज या बैग्स, सूटकेसेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। और जो बैग्स है ना, वो लेट से पर पैसेंजर मैं देख रहा हूँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है एक पैसेंजर 2-4 बैग लेकर आए, एक ही बड़ा ले आए, लेकिन फी पैसेंजर मैं देख रहा हूँ कि उन बैग्स का क्या वजन होगा। एक पैसेंजर का एक बैग है तो उसका कितना वजन होगा, या अगर 4 बैग हैं तो चारों का कुल मिलाकर वजन कितना होगा। टिकट पे क्या मेंशन होता है? कोई वेट वगैरह मेंशन होता है? जनरली कितना मेंशन होता है? 30 kg मेंशन होता है। इसका क्या मतलब होता है? ज्यादा नहीं लेकर जा सकते, हो सकती है वेरिएशन। एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। अगर आप ज्यादा लेकर जाते हो, वो मना नहीं करते हैं, बोलते हैं दे दो भाई, पर केजी जो है वो 4,000 रुपये दे दो। 30 किलो अलाउड है, 31 बन रहा है ना तो 4,000 रुपये दे दो, 32 बन रहा है ना 8,000 रुपये दे दो, सही है। तो वो इस तरह से मेंशन हुआ होता है। अब एक एयरलाइन में ट्रेवल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिस तरह से तुम लोग जब जाओगे इंशाल्लाह, जब ऑडिट फर्म में 2 दिन के लिए जाओगे कहीं स्टॉक काउंट पर, तो हम लोग भी जब जाते थे तो एक बैग होता था हमारे हैंड कैरी में, लैपटॉप का, और उसके साथ 2 कपड़े। एक दिन के लिए जाना होता था ना, जाते थे हम, उतरे आप, जिस तरह से मैं मुल्तान गया था तो मुल्तान पहुंचा, वो ऑयल रिफाइनरी में वो ऑयल डिप कर और उसकी मेजरमेंट दी, वापस आ गया। हाँ हाँ। या अगर आप किसी कंपनी में होते हो, जिस तरह से कुछ मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनका अगर उनकी कंपनी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, तो आप सुबह गए, मीटिंग करी, रात को वापस आ गए, सही है। भी कैसा मजाक लग रहा है ना, सोचो कितने पैसे होते होंगे। तो बात सारी ये है कि ऐसा भी होता है। अब उसमें क्या तुम जो है वो चटनी, अचार, शान के मसाले ये लेकर जाओगे? नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हारी इंशाल्लाह जॉब वगैरह लग जाएगी यूके कनाडा में, तो तुम्हारी अम्मी बोलेंगी ये लो, ये मैंने मज़ेदार हलीम से डब्बे पैक करवाए हैं सालन के, फिर बोलेंगी वहाँ वो तुलसी भाई को दे देना, ठीक है ना, तुलसी का डब्बा लेकर जा रहे हो। कोई तुम्हारा दोस्त बोलेगा यार वो एक सिगरेट का डंडा तो ले आ, मार्लबोरो यहाँ पे बहुत महंगी है, वो लेकर जा रहे होगे, चाहे अपने कपड़े होंगे। तो हर तरह के पैसेंजर होंगे एक फ्लाइट में। वो भी होंगे जिनका शायद लगेज ही ना हो। अगर किसी ने 3 घंटे के लिए जाना है या 4 घंटे के लिए जाना है या 1 दिन के लिए जाना है, शायद उसके पास एक बैकपैक होगा, उसमें वो उसने जो है वो लैपटॉप और 2-4 कपड़े डाल दिए, उसने लगेज करवाया ही नहीं कि यार कौन ख्वारी करेगा, पहले इसको दो, फिर उधर से जो है वो पट्टे पे खड़े रहो, पट्टे पे घूम रहा है, सूटकेस ढूंढो, फिर पकड़ो, ऐसे डायरेक्ट निकल जाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो है वो ये देखकर चले होंगे यार 30 किलो है ना, 30 किलो 29.9 किलो लेकर जाऊंगा, ज़ाया नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, 31 नहीं लेकर जाऊंगा। अगर ज़्यादा हो गया तो भाई को बाहर खड़ा करूंगा, जब तक ओके नहीं बोलता वो घर नहीं जाएगा, वरना यहाँ से ट्रॉली फेंकूंगा वो घर ले जाए, सही है। ऐसे भी लोग होंगे। और ऐसे भी होंगे जो किसी एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जा रहे होंगे, जिसको 1.5-2 साल के लिए जाना है, साल के लिए जाना है, वहाँ पर जॉब है, यहाँ पे घूमने आया था और इतनी सारी चीज़ें लेकर जा रहा है जो वहाँ पर महंगी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में महंगी हैं, तो अभी यहीं से ट्राउज़र भी ख़रीद लिए और शर्ट्स भी ख़रीद लिए, टाइज भी ख़रीद लिए, जूते भी ख़रीद लिए, और ये सोच लिया कि यार 2,000 किलो उसको देना जो है ना वो वर्थ इट है, वहाँ पे जाकर शॉपिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग भी होंगे। तो जो बैग्स पड़े हुए होंगे ना, इनका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ लोग, अब सब ऐसे नहीं होंगे कि जो 1 दिन के लिए जा रहे हो। अगर एक फ्लाइट में 200 लोग हैं, जो शायद 10 या 15 लोग होंगे जो 1 दिन के लिए जा रहे होंगे और उनके पास बिल्कुल भी सामान नहीं होगा। अगर टोटल 200 लोग होंगे, 15 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई सामान नहीं होगा, या होगा तो एक आधा 2-3 kg, 5 kg, 10 kg वाला शायद बैग होगा।
कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि वो अगली बार 1 साल बाद, 6 महीने, 9 महीने बाद, 1.5 साल बाद वापस आएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे, वरना अमूमन 4-5 महीने में एक आधी अगर बाहर भी जॉब होती है तो आपका ट्रिप लग जाता है। लेकिन चलो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के लगता है कि भाई 1-1.5 साल तक के नहीं आऊँगा, तो 15-20 शायद ऐसे लोग होंगे जो 30 के बजाय 40 किलो, 45 किलो या शायद 70-80 किलो, 60 किलो, जो भी XYZ वैल्यू वो लेकर जा रहे होंगे। अमूमन जो लोग होंगे वो जब अपना सूटकेस पैक कर रहे होंगे तो वो टिकट को सामने रखेंगे, है ना, और वो कोशिश करेंगे कि उनका लगेज 30 से ज़्यादा नहीं हो, अगर हो तो 1-2 किलो हो, ऐसा नहीं हो 10-15 किलो हो, ठीक है ना, या 30 के करीब करीब हो, या उससे उस एवरेज के आसपास बन भी जाता है। जो इन्हें एयरलाइन ने भी ये जो 30 किलो कैलकुलेट किया होगा, 100 क्यों नहीं दिया, 2 क्यों नहीं दिया, इन्होंने आम कैलकुलेट किया होगा ना। आम हालात में एक बंदा जो है वो 4-6 कपड़े लेकर जाता है, 10 दिन के लिए जाता है, आम हालात में ऐसा होता है, और आम हालात में इतना वजन तकरीबन बनता है। तो मेजॉरिटी लोग जो होंगे ना, यानी कि 200 में से 170, उनका जो लगेज होगा ना वो तुम कह लो कि भाई 25 से 35 की रेंज में होगा। इनका जो लगेज होगा ये लेट से 25 से कम होगा, इनका लगेज जो होगा वो 35 से भी ज्यादा होगा। ऐसा ही है ना। तो ये डेटा क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन कहीं किसी किताब में, पाकिस्तान के किसी कानून में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा ही होगा नहीं। क्या पता कोई फ्लाइट हो जिसमें 200 लोग हों, हर कोई 70-70, 80-80 किलो वजन लेकर आ रहा है, प्लेन ही ऊपर नहीं जा रहा, सही है ना। हो तो सकता है, हो तो सकता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई बिजनेस में इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करते हो तो वहां पर बिजनेस स्टैट्स की एप्लीकेशन होती है। जिस तरह से बैंक के डिपॉजिट्स हैं, आपके घर के करीब मीज़ान बैंक है, उधर आपका अकाउंट है, आपने और आपके मोहल्ले के 500 लोगों के अकाउंट्स हैं, हर किसी ने 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हुए हैं। आप कभी भी जाकर उसको विड्रॉ करवा सकते हो ना। आप चेक लेकर जाओगे, बोलोगे भाई पैसे दो मेरे। बैंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए ये देखता है कि बैंक की ब्रांच पर कितने पैसे हमें रखने। मिसाल के तौर पर 50 करोड़ रुपए बनते हैं अकाउंट होल्डर्स के, जितने भी मोहल्ले में 500,000 लोगों के अकाउंट से, उनका टोटल रकम 50 करोड़ रुपए बनती है। तो मीज़ान बैंक वाला या कोई भी बैंक वाला होगा, वो 50 करोड़ हर वक्त ब्रांच पर हाजिर नहीं रखेगा। वो ये देखेगा कि यार एक दिन में इतने विड्रॉल्स होते हैं, इतने डिपॉजिट्स होते हैं, ईद का टाइम होता है तो ये होता है, रमज़ान होता है तो इस तरह से चल रही होती हैं चीज़ें। उस हिसाब से शायद 50 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए उसने वहाँ पर रखे हुए होंगे, बाकी 40 करोड़ रुपए वो रोटेट कर रहा होगा। यानी कि उसने वो 40 करोड़ रुपए किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को उधार दिया हुआ होगा जिस पे वो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा होगा। अगर गवर्नमेंट 50 करोड़ के नोट छापे तो ऐसा हो सकता है कि टोटल वैल्यूएशन 90 करोड़ हो। कैसे भाई, गवर्नमेंट ने 50 करोड़ छापे, 50 करोड़ लोगों ने बैंक पे रख दिया। अब वो लोग, या तुम अगर अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, तुम बोलोगे मेरे करंट एसेट्स क्या है, 50 करोड़। जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, भाई हमारे 50 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए। बैंक ने वो 50 करोड़ रुपए किसी और को दे दिए, वो जिसको दिए 40 करोड़ दे दिए, तो ओवरऑल मार्केट में तो रोटेशन क्या हो रही है, 90 करोड़। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे 50 करोड़ पड़े हैं बैंक में, लेकिन वो कहने को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वैल्यूज में पड़े हुए हैं। तुम्हें अकाउंट बैलेंस नजर आ रहा है, या तुम्हारे मोहल्ले के 500 लोगों को नजर आ रहा है, भाई हमारे 50 करोड़ इस मीज़ान बैंक की ब्रांच में पड़े हुए हैं। हकीकतन वो 50 में से 40 करोड़ वापस से लोगों में किसी और लोगों को मिल चुके हैं जिससे उन्होंने एसेट्स खरीदे हुए। तो क्या होता है कि जब 1 रुपया जो है वो स्टेट बैंक से छपता है तो वो 1 रुपया नहीं बनता, उससे ज्यादा बन जाता है ड्यू टू डिजिटल करेंसी।
ठीक है ना। कहने को तो स्टेट बैंक बोलता है भाई हमने इस मार्केट में पाकिस्तान में 50 करोड़ रुपए फ्लोट करे हुए हैं, लेकिन वो हो सकता है 90 करोड़ की शक्ल दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ करंट एसेट्स, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है ना। हाँ उसका बैंक का अपना पेएबल रिसीवेबल मैच करोगे, सारी चीजें नेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ करोगे, तो वो तो जीरो पर बैलेंस होगा। लेकिन ये है कि अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये तुम्हारे पास जो है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जा सकती है, हाँ या नहीं? करी जा सकती है। फिर सवाल में जो है ना आपको एक एवरेज वेट दिया हुआ होगा। एवरेज वेट लेट से दिया हुआ है 30 किलो, और जो सूटकेसेस पड़े हुए हैं ना वो 100 पड़े हुए हैं, बैग्स जो पड़े हुए हैं ना 100 पड़े हुए हैं। 100, एक एयरपोर्ट है उधर 100 अलग अलग बैग्स पड़े हुए हैं, 100। एवरेज वेट है 300 किलो। एवरेज एवरेज 30 किलो। एवरेज वेट का क्या मतलब होता है? क्या सारे सूटकेसेस का वजन 30 किलो ही होगा? किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का 30 होगा। हाँ। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये जो 100 बैग्स पड़े हुए हैं, एक एयरपोर्ट है उसका कोई रूम है जहां पर ये 100 बैग्स पड़े हुए हैं, इन 100 बैग्स में से किसी भी बैग का 30 किलो से ज्यादा वजन हो सकता है? हो सकता है। 40 किलो से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। 100 किलो से ज्यादा हो सकता है ना? हो तो सकता है। 100 किलो से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। तो 100 किलो से किसी एक एक बैग का हो सकता है ना? 1000 किलो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। हो तो सकता है ना। हो सकता है। सिर्फ मैं क्या पूछ रहा हूँ, हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो फिर नहीं नहीं बोलना। 2000 किलो हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है ना, हो तो सकता है ना। पॉसिबिलिटी है, हाँ वो अलग बात, 0.00001 चांसेस है कोई एक ऐसा होगा जो अपना पूरा घर ले आया, ठीक है। 2500 किलो हो सकता है? हो सकता है, सही है। 4000 किलो हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी तो आपने बोला कुछ भी हो सकता है। देखो नहीं, तो मैंने उसको मना किया, मैंने उसको बोला, उसने बोला नहीं 2000 किलो नहीं हो सकता, मैंने बोला हो सकता है। 3000 से ऊपर नहीं हो सकता, एवरेज खराब हो जाएगा, अगर वो 30 नहीं बनेगा। 3000 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? एवरेज 30 नहीं बनेगा। क्योंकि यार अगर एक बैग का एवरेज वेट 30 केजी है और टोटल 100 बैग्स पड़े हुए हैं, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का 30 है, तो इन सब का टोटल वजन कितना होना चाहिए? 3000 किलो। तो अब उसमें से एक बैग 4000 किलो का कैसे हो सकता है? दूसरे बैग माइनस में थोड़ी होंगे, ठीक है। हाँ अगर कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो नेगेटिव में हो सकता है तो उसका एवरेज फिर अलग बात है, लेकिन वेट के केस में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बैग 4000 किलो का हो और 100 बैग्स का एवरेज 3000 बन रहा हो। हाँ 2999 किलो एक बैग का वजन हो सकता है, बाकी सारे जो है वो 10-10 ग्राम के बिस्किट लेकर आए हुए वो सोने के, सही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हायर लिमिट जो होगी ना वो 3000 होगी, हाई लिमिट 3000 होगी। जितना हम मीन से दूर जा रहे हैं, जितना हम मीन से दूर जा रहे हैं, जितना हम मीन से दूर जा रहे हैं, उतना उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी कम है। हमने यही पढ़ा ना यार, कोई शायद कोई हो तो सकता है, लेकिन शायद ही कोई हो जो 2000 और 900 किलो का बैग लेकर आया हो तो सकता है, ठीक है, लेकिन कम है प्रोबेबिलिटी। इसीलिए जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ बना रहे होते हैं, आ जाओ मैं म्यूट करता हूँ यार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 मिनट देना।
अच्छा, तो देखो इसीलिए इसीलिए आपका ये डेटा जो है ना वो एरिया अंडर द कर्व आपकी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में Z0 होता है, Z0 होता है। अभी तुम समझ लो Z इज मीन। मीन कैसे होता है Z वो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम यूं समझो कि Z जो है ना वो 30 किलो है। तो 30 किलो से जितना आगे जा रहे हो या जितना पीछे जा रहे हो उसके इम्कानात कम है, ठीक है ना। अब आपके पास सवाल ऐसा आएगा कि भाई आपके पास 100 सूटकेसेस या 100 बैग्स पड़े हुए हैं और उनका एवरेज वेट जो है वो 30 किलो है, ये सारी बातें लिख दी। साथ में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है, स्टैंडर्ड डिविएशन लेट से दी हुई है आप लोगों को 4 किलो। स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो देने का क्या मतलब है? हर बैग के जो वेट का डिफरेंस है वो 4 kg के अराउंड है। हर बैग के वेट का डिफरेंस 4 kg के मीन से जितना कर सकता है वो 4 है। मैक्सिमम, नहीं, जितना मीन से डिविएट कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं कर सकता? कर तो सकता है, लेकिन देखो तुम लोगों को समझ आ रहा है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, नहीं तो बताऊंगा ना कि क्यों हो सकता है, वो बताऊंगा ना। 4 की दूरी पर है। क्या, कौन दूरी पर है? ये क्या बता रहा है? हर बैग का वेट मीन से 4 हर बैग का एवरेज मैक्सिमम? हाँ, ये सुनो सुनो उसकी बात सुनो सुनो सुनो। डेविएशन 4 kg तक है। नहीं नहीं, पूरा पूरा जुमला जो तुमने बोला था, क्या बोला था? अब वापस नहीं बोलोगे? चलो छोड़ो, तुम बताओ। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल बैग्स का वेट। चलो तुम बोलो, पूरी बात बोलो, मैं अभी कुछ नहीं बोला ना, मैं बताओ, तुम पहले पूरी बात बताओ, बोलो। हर बैग के दूसरे वेट से जो बैग के वेट है उसमें 4 का डिफरेंस है। हर बैग का दूसरे बैग के वेट से 2 का दूसरे बैग के वेट से, यानी कि एक बैग 28 है तो दूसरा 32 है, यूं जोड़ी जोड़ी में पड़े हैं, ये कह रहे हो? हाँ तुम बताओ। 4 kg के अंदर ही होगा, 5 kg नहीं हो सकता? नहीं हो सकता 5 kg। अच्छा, और कोई? वो कह रहा है, उसकी बात जरा सुनना, गौर से सुनना। उसने बोला कि लेट से 30 किलो मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है ना किसी भी एक बैग के वेट का, वो मीन से 4 किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, यही बोल रहे हो ना? यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी बैग्स एयरपोर्ट पे पड़े हुए होंगे वो सारे बैग्स 26 किलो और 34 किलो के बीच होंगे, ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो? ये गलत ही कह रहे हो तुम, ठीक है? ऐसा नहीं है। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी आपको एक एब्सोल्यूट रेंज नहीं बता सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि जितने भी सूटकेसेस पड़े हुए होंगे वो लेट से 26 और 34 किलो के बीच में होंगे। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का 0 होना इस बात की इंडिकेशन जरूर है कि सारे के सारे सूटकेसेस सेम वेट के होंगे। देखो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल यूं करता हूं कि 7 और 7 दो नंबर्स हैं, इनका जो मीन होगा वो कितना होगा? 7। स्टैंडर्ड डिविएशन 0, ठीक है। अगर आपके पास दो वैल्यूज है 6 और 8, मीन कितना होगा? 7। स्टैंडर्ड डिविएशन 1। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का तरीका भी यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अच्छा, दो चीजें हो, 5 और 9, मीन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन 2। तो इस हिसाब से वो सही नहीं कह रहा? क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा। मुस्तफा सही नहीं कह रहा क्या? मुस्तफा ने क्या कहा था? हाँ, 100 वैल्यूज, 100। देखो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, लेट्स से एक और एग्जांपल करते हैं। ये 5 9 है ना, 5 9 का मीन कितना बन रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बन रहा है? चलो एक काम करते हैं, 5 रहने देते हैं, 9 रहने देते हैं। कौन सा ऐसा नंबर इस वैल्यू में ऐड करूं कि मीन 7 ही रहे? 7 ऐड कर दे सर। अगर मैं 5 और 9 में 7 ऐड कर दूंगा तो 21 डिवाइडेड बाई 3 होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? 2 कैसे होगा? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला है ना, करो।
वन पॉइंट सिक्स 329। देखो 5 और 9 था तो मीन 7 थी, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 थी, लेकिन 5 9 7 है तो मीन 7 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1.63 है, क्योंकि वो जो उसका डिफरेंस था वो अब 3 चीजों पे स्प्रेड आउट हो रहा है, तो बोल रहे एवरेज डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। समझ रहे हो? इस पे हम ये कंक्लूड थोड़ी कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेट 8.63 होगा। समझे मुस्तफा बात को? हम ये थोड़ी कह सकते कि यार एवरेज अगर 7 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1.63 है, तो 8.63 से ज्यादा वाली कोई चीज होगी ही नहीं। 9 है आपके सामने, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बोल जितना कम है उतना मतलब कि सारी चीजें मीन के करीब करीब है, जितना कम है उतने मतलब है कि सारी चीजें मीन के करीब करीब हैं, जितना ज्यादा है उतना मतलब है कि चीजें डिस्पर्स्ड है, बटी हुई हैं। लेकिन मीन के किसी 4 किलो वैल्यू होने का ये कंक्लूजन नहीं है कि 26 और 34 के बीच में ही सारी चीज़ें होंगी, हो भी सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई मसला? तो एक एयरपोर्ट पे 100 बैग्स पड़े हुए, एवरेज वेट 30 किलो है, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो है। ये डेटा आपको अमूमन दिया हुआ होगा आसान वाले सवालों में। देखो कहीं भी कॉन्सेप्चुअली कोई भी मसला नहीं छोड़ना। मैं चाहता तो इस चैप्टर को आधे घंटे में ख़त्म करवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में भी हो जाता है ये, ठीक है ना, लेकिन जानबूझकर इसको आराम आराम से हर चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये इसके मुश्किल सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना? जहाँ पर कंफ्यूजन हो, जिस तरह से हम पॉज कर 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 एक एक चीज़ को ब्रेक कर कर समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है, और आपका लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास सवाल ऐसा आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम इन 100 सूटकेसेस में से, ये जो 100 सूटकेसेस तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी, बोले एक सूटकेस रैंडमली पिक करो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस सूटकेस का वेट जो है ना वो 30 किलो या उससे ज़्यादा होगा? ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, एक एयरपोर्ट पे 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 30 किलो है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस एयरपोर्ट पे जो 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं उसमें से एक सूटकेस में पिक करूं, और वो जो सूटकेस में पिक करूं उसका वजन 30 किलो या उससे ज्यादा हो? ये सवाल आता है। कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात है ना। सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो तो कुछ भी सकता है। इसी तरह तुम कोई सूटकेस उठाओगे, 30 किलो भी हो सकता है, 30 किलो से ज्यादा भी हो सकता है, 30 किलो से, वो ये पूछ रहा है कि भाई 30 किलो से ज्यादा होने के क्या इम्कान आते हैं। या वो सवाल यूं भी पूछ सकता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे, कोई एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका वेट जो है ना वो 34 किलो या उससे ज्यादा होगा। या वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका जो वेट होगा वो 38 किलो या उससे ज्यादा होगा। या वो ये भी पूछ सकता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका वेट जो है वो 42 किलो या उससे ज्यादा होगा। डाल देते हैं, कर रहे हैं तो डाल देंगे। समझे? अब बताओ, ये जो मैंने 3 4 5 बातें लिखी, हाँ वो तो देखेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। मुझे बताओ कि ये जो 3 4 5 बातें लिखी इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बात का सवाल, किस किस चीज का आंसर ज्यादा आएगा? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी? केस 1 की। क्यों? किसी की भी आ सकती है।
जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं, किसी का वजन 30 है, किसी का 35 है, किसी का 42 है, किसी का 100 है, किसी का 25 है। मैं अगर तुमसे ये पूछूं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम सूटकेस रैंडमली पिक करोगे और उसका वजन 30 किलो या उससे ज़्यादा आएगा, 30 किलो या उससे ज़्यादा आएगा, इसका मतलब उसमें 31 किलो भी शामिल है, 32 किलो भी शामिल है, 33 भी शामिल है, 34 30 के बाद सब शामिल है। लेकिन दूसरे वाले केस में जब मैं बोलता हूँ 34 या उससे ज़्यादा, तो पहले वाले का आंसर जितना भी आएगा, अभी वो आंसर नहीं देखते, लेकिन आंसर दूसरे वाले केस से ज़्यादा आएगा ना। इसी तरह से मैं ये एक जो है वो डाइस को रोल करूं और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ स्कोर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम बोलोगे 5/6। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 या 3 से ज़्यादा स्कोर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/6। मैं तुमसे बोलूं तुम डाइस रोल करोगे और तुम्हारा स्कोर जो है 4 या 4 से ज़्यादा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम बोलोगे 3/6। मैं बोलूँगी स्कोर 5 या 5 से ज़्यादा आएगा तो तुम बोलोगे 2/6। मैं बोलूँगा 6 या 6 से ज़्यादा है, तुम बोलोगे 1/6। आगे बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। रीज़न ये है कि वो पिछली चीज़ों को एक्सक्लूड करता जाएगा, एक्सक्लूड करता जाएगा। अब आपके पास ऐसे जितने भी सवाल आएंगे ना, आप काम ये करोगे कि आप इसको z में कन्वर्ट करोगे यूजिंग z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आप एक काम करो, सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करो जरा। देखो आपके पास जो है ना, पहली जो चीज लिखी हुई आ रही है वो 30 किलो है, तो 30 मीन कितनी है 30 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 4, तो कितना आया 0। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं p z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 34 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा 1। p z ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, ये इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद z इज इक्वल्स टू 38 माइनस 30 अपॉन 4, क्या लिखेंगे, पी जेड ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद z इज इक्वल्स टू 42 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, क्या आएगा 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी जेड ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 3। अब z का क्या मतलब है, z स्कोर 0 1 2 3, ये क्या बता रहा है, क्या हो रहा है, ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 0 क्या है, कोई ये बता सकता है। ये z वैल्यू है सर, हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी, 3 से छोटी होगी। नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ 0 1 2 3 ये z स्कोर है, ये z वैल्यू है, लेकिन क्या 0, क्या 0। देखो मैं बोलता हूं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, 19 साल। 19 साल की उम्र का क्या मतलब होता है, तुम पैदा कब हुए थे, 19 साल पहले, ये मतलब है ना, ये मतलब है ना। इसी तरह 19 क्या बता रहा है कि तुम कब पैदा हुए थे, जो 0 क्या बता रहा है, 1 क्या बता रहा है, 2 क्या बता रहा है, 3 क्या बता रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ भाई 0 क्या बता रहे हैं हम, एरिया अंडर तक कहाँ से आ गया, वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 0 क्या 0। क्या तुम लोगों ने S1 पढ़ा है क्या, कि 5 दिन में पढ़ा है क्या। इधर सुनो जरा, देखो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो। पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं ना। किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, x में से u को माइनस, मीन को माइनस कर रहे हैं। यानी कि हम क्या, मैं ये बोल सकता हूं डिफरेंस ले रहे हैं
डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड मीन। पहला काम हम ये कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि यार जिस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जो एक्स की वैल्यू दी हुई है मुझे, कि भाई जो सवाल है मेरा 30 किलो, 40 किलो, 34 किलो, 35 किलो, 38 किलो, 42 किलो, वो मेरी मीन से कितना कितना दूर है, डिफरेंस है ना। एक्स मीन से कितना दूर है, एक्स मीन से कितना दूर है, ये देख रहे हैं सबसे पहले। जिस तरह से पहले केस में एक्स मीन से कितना दूर है, 0। दूसरे केस में एक्स और मीन कितना फासला है दोनों का, 4 का। तीसरे केस में एक्स का और मीन का कितना फासला है, 8 का। चौथे केस में एक्स का और मीन का कितना फासला है, 12 का। तो पहले तो हम जो है ना फासला कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो चीज हमारी मीन से कितने फासले पर है, कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, कितना आगे है, कितना पीछे है, क्या है, ठीक है ना। फिर उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से अगले स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये, अगर फॉर एग्जांपल दूसरे वाले केस को अगर देखें, फासला हमारा 4 आ रहा था, फासला हमारा 4 आ रहा था, ठीक है ना। लेट से तुम्हारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं 10 रोटियां हैं, 2-2 के शॉपर बनाने हैं, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितने शॉपर बने, 5। इसी तरह से 4 जो है फासला है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन 4 के बराबर है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम इसी फासले को देख रहे हो कि ये फासला कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इसीलिए Z1 आ रहा है। इसी तरह से ये जो दूसरा है 8 किलो, ये जो फासला है 8 किलो का, किलो में 8 किलो है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिविएशन का 4 के बराबर है, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर है ये फासला। इसी तरह से वो जो फासला तीसरा वाला है 42-30 वाला फासला है किलो में 12 किलो का फासला, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि 4 किलो की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फासला 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के बराबर का फासला। तो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन से जब डिवाइड किया ना, तो आपको डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मिला डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़े हो गए हो अब तुम। मैं बनाऊंगा पेपर ऐसे यही पूछूंगा, ठीक है। देखो अब ऐसा क्यों किया, चलो कर तो लिया, क्यों किया, क्यों भाई, फासला था ना, तो वो किलो में हो स्टैंडर्ड डिवीजन में, ऐसा क्यों किया ये भी समझ आना चाहिए, क्यों किया। हाँ चलो एरिया कैलकुलेट करने के लिए निकाला, लेकिन वो ऐसा भी तो कर सकते थे कि अभी जो हम टेबल देखेंगे जेड का वो किलो में दे देता, उसमें जेड की वैल्यूज होती है ना। हाँ देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ केजी पर अप्लाई होता है क्या, ये केजी वाला सवाल है कि भाई एक एयरपोर्ट पे इतने सारे सूटकेसेस पड़े हुए, उनका एवरेज वेट XYZ केजी है, उन वेट्स की स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी केजी है। आप ये बताओ कि कोई सूटकेस रैंडमली पिक करोगे, उसका वेट इतने केजी से ज़्यादा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई और सवाल ऐसा भी तो हो सकता था जो हाइट का हो, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट 5'9" है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। आप ये बताओ कोई स्टूडेंट रैंडमली पिक करोगे तो उसकी हाइट जो है वो इतने से ज़्यादा होगी। तो एक तरीका तो स्टैटिस्टिशियंस के पास ये था कि केजी का एक टेबल बना दें, स्टैंडर्ड डिविएशन का एक टेबल बना दें। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसमें भी फिर वो टेबल अलग बनता जिसमें मीन्स
केजीज में भी एक टेबल बनता है जिसमें 30 किलो की मीन 4 किलो की स्टैंडर्ड डिविएशन हो, फिर एक टेबल बनता है जिसमें 30 किलो की मीन 3 किलो की स्टैंडर्ड डिविएशन हो, फिर एक टेबल बनता है 30 किलो की मीन 2 किलो की स्टैंडर्ड डिविएशन हो। लाखों टेबल बन जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। फिर हम एक किताब होती 2 लाख पेजेस की जिसमें आप ढूंढते अच्छा भाई हमारे पास मीन 100 आई है, उन्हें बोला यार इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में तब्दील करो ना, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस के यूनिट्स में तब्दील करो, एसडी यूनिट्स में तब्दील करो। उसने बोला यार चाहे जो भी सवाल होगा ना उसका फासला जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चाहे वो वेट हो, हाइट हो, उसके लिए एक सिंगल चीज आ जाएगी जिसको हम जेड स्कोर बोलेंगे। और केजी सर ये 1 केजी है या नहीं, या ये 2 केजी है हाँ या नहीं, ये तो बताओ। ये जो 0 है जेड, चलो वैल्यू तो डिस्कस की ना, इसका यूनिट क्या है? केजी है या नहीं है? केजी नहीं है। क्यों केजी नहीं है? देखो अगर मैं पूरी बात लिखूं, लेट से मैं दूसरी वाली वर्किंग पूरी लिखूं तो 34 केजी माइनस 30 केजी डिवाइडेड बाय 4 केजी था। 34 में से 30 माइनस किया तो ऊपर 4 केजी था और नीचे भी 4 केजी था, और ये दोनों केजी और केजी कैंसिल हुए और 1 आपका आंसर आया। क्या सर ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा ही होता है। तभी तो तुम किलोमीटर पर आवर लिखते हो, क्योंकि किलोमीटर और आवर कैंसिल नहीं होता। लेकिन अगर तुम 10 घंटों को 2 घंटों से डिवाइड करोगे तो 5 लिखोगे, 5 आवर नहीं लिखोगे। अगर 10 आवर्स डिवाइडेड बाय 2 आवर्स करोगे तो 5 लिखोगे, 5 आवर्स नहीं लिखोगे। लेकिन अगर 70 किलोमीटर को 2 लीटर पेट्रोल से डिवाइड करोगे तो 35 किलोमीटर फी लीटर लिखोगे, कैंसिल नहीं हो रहा होगा। यहां पर z इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट बन जाता है, क्योंकि ऊपर भी मीन भी केजी में थी, स्टैंडर्ड डिवीएशन भी केजी में था, दोनों कैंसिल आउट पे, तो ये एक सिंपल यूनिट बन गया, स्टैंडर्ड डिवीएशन यूनिट एसडीयू। ठीक है। z स्कोर क्या होता है? z स्कोर 1 होने का क्या मतलब है? 1 होने का मतलब ये है कि जो आपकी x की वैल्यू थी, जो आपका सवाल था, और जो मीन थी, उसका जो फासला था वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशंस के बराबर है। जो आपकी मीन है और जो आपकी जो भी सवाल की वैल्यू थी, जिस तरह से इधर उन दोनों का डिफरेंस कितना था 4, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 4 केजी है तो ये कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस हुई? 1। अच्छा जी, अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल देखना है। हाँ हाँ, अब मैं आप लोगों के सामने 1 मिनट मुझे देना, मैं जरा टेबल ओपन करूं। कुछ नहीं मिलता, नहीं, पेंसिल रबर शार्पनर कुछ नहीं मिलता है टेबल, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। टेबल देखोगे तो टाइम लगेगा ना, टेबल के बगैर करना सीख लो। हाँ नहीं, अभी याद करा दूंगा। हो जाएगा ना, बता रहा हूँ ना। चलो यार सुनो जरा, सुनो। देखो आपके पास ये टेबल दिया हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, आपके पास क्लास टेस्ट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये टेबल सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो कैलकुलेटर अलाउड है उसमें फॉरवर्ड वर्किंग हो जाएगी, जेड से प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी से जेड वाले नहीं होंगे, ठीक है। अब ये टेबल क्या है और किस तरह का टेबल आएगा, और क्या ये ए लेवल्स वाला टेबल है या नहीं। देखो ए लेवल्स में आपने ये वाला टेबल यूज नहीं किया, पहली चीज। उसमें आपके पास जो टेबल होता था उसमें एक सेपरेट 4th कॉलम होता था, याद है।
तो वो टेबल यहाँ पे नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, जो भी टेबल मिले ना, जो भी टेबल मिले मैथ्स का, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे किसी और चैप्टर का हो, कुछ भी हो, हमेशा ये याद रखना कि टेबल को पढ़ना कहाँ से शुरू करना है। क्या यहाँ से पढ़ना शुरू करें, इसके नीचे से? नहीं, मेन तो जगह ये है। आप जब कोई भी मैथ्स में टेबल यूज करोगे, एनवीटी टेबल्स भी होंगे बाद में, अभी देखेंगे, तो आपको भाई पहले की पढ़नी है। जिस तरह से एक नक्शा होता है, दुनिया का नक्शा है, तो साइड पे की होती है कि ब्लू कलर जो है वो नदी का ही होता है, लेकिन उसने ब्लू कलर जो है वो हरी घास का बनाया हुआ हो, तो जहाँ जहाँ नक्शे में ब्लू नज़र आ रहा है वो घास है, और जहाँ पर उसने हरे रंग में बोला वो हरे रंग में नदी है, की में लिखा हुआ है। तो अब अगर मैप पर हरा रंग है तो वो नदी नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो नदी है, घास नहीं है। तो मसला सबसे बड़ा जो आता है ना, वो ये आता है कि आप टेबल पढ़ना शुरू कर देते हो जहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आती हैं वहाँ से। ऐसा शॉर्टकट नहीं मानना। आपके पास एग्ज़ाम में ये वाला टेबल भी आ सकता है, कोई और टेबल भी आ सकता है। 3-4 तरह के टेबल्स होते हैं, पी, क्यू और आर का, जो कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, देखो हम पहले एक टेबल सीखते हैं, देखो ये जो ऊपर आपके पास जो टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल में उसने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। फिर इसने इस टेबल में जो है ना, वो जो एरिया शेड किया है वो ये वाला किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा शेड किया है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझो यार, ये हिस्सा एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये हिस्सा एग्जिस्ट करता है जहां पर सेंटर में Z0 है, उसके उल्टे हाथ पर या सीधे हाथ पर? सीधे हाथ पर। और बॉटम पर क्या लिखा हुआ है? Z लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, Z तो एक जनरल टर्म है ना, एक 0 एक स्पेसिफिक टर्म है, Z एक जनरल टर्म है। इसका मतलब हुआ ये टेबल ये बता रहा है। अच्छा, एक हेडिंग भी दी हुई है, एरियाज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अब आप उसको केजी वेजी सबसे हटाकर अकेला कर चुके हो। ये टेबल आपको ये बताता है कि भाई नीचे जो टेबल मैंने दिया है, अगर तुम उस टेबल में कोई वैल्यू देखोगे और वो वैल्यू Z की वैल्यू होगी, तो पहली बात ये है कि इसने जो ये ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, जो ढांचा बनाया, जो Z की वैल्यू दिखाई, इसमें इसने हमारे पास देखो 2 एरिया होते हैं ना। अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाऊं, सेंटर में Z कितना होता है? 0। राइट साइड पर Z में क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसा ही है ना। लेफ्ट साइड पर क्या होता है? Z-1 हो सकता है, Z-2 हो सकता है, Z-3 हो सकता है। मुझे बताओ कि क्या इसने ग्राफ में कहीं पर भी Z जो बनाया वो नेगेटिव पे बनाया है, पॉजिटिव पे बनाया? इससे बोला है कि भाई मैं जो नीचे Z की वैल्यूज लिखूंगा ना, वो पॉजिटिव वाली ही मेंशन करूंगा सिर्फ। पहली बात, Z नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। Z नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमने पढ़ा सेंटर में Z 0 होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा। लेकिन पहली बात इसने क्लियर कर दी कि मैं अगर कोई Z की वैल्यू दूंगा ना, वो पॉजिटिव वाली दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखो, ये की देखो तुम, इसमें मैंने जो एरिया शेड किया और फिर जो Z लिखा है वो मैंने 0 के सीधे हाथ पे लिखा है। तो जब हम ये टेबल देखते हैं ना, नीचे जो दिया हुआ है, इसमें देखो यहां पर ये Z लिखा हुआ है और इसके नीचे कुछ नंबर्स हैं और इसके राइट साइड पर भी कुछ नंबर्स हैं। ये जो येलो बॉक्स में डाल रहा हूं मैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, जो Z के साथ दिए हुए हैं, Z को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कवर करते हैं, ये Z स्कोर है। क्या है? Z स्कोर। और ये नेगेटिव नहीं है, इसमें से कोई भी कोई वैल्यू नेगेटिव नजर आ रही है? नहीं। 0.0 नजर आ रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पॉजिटिव, 2.4 तक जा रहा है, और ऊपर भी जो वैल्यूज दी हुई है वो नेगेटिव नहीं दी हुई।
उसने ये क्लियर किया था की में कि मैं तुम्हें नीचे जो टेबल दे रहा हूँ उसमें z जो होगा ना वो पॉजिटिव वाली ही साइड बता रहा हूँ मैं, नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अभी टेबल में पॉजिटिव वाली साइड्स वाली चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ नेगेटिव वैल्यू होगी फिर वहाँ पॉजिटिव वो तो देख लेंगे ना, वो तो अभी डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है, जो है वो तो देखें। दूसरी बात, उसने एक एरिया शेड कर दिया, उसने एक एरिया शेड कर दिया। इससे उसका कहने का मतलब ये था कि तुम नीचे z की जो वैल्यू देखोगे तुम्हें उसके साथ कोई एरिया लिखा हुआ नज़र आएगा। वो जो एरिया मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो जहाँ पर सेंटर में z 0 होता है और जहाँ पर z तुम जो सर्च करोगे इसके बीच वाला एरिया बताऊंगा मैं। कौन सा एरिया बताऊंगा मैं बीच वाला। किसके बीच वाला एरिया बताऊंगा मैं तुम्हें? 0 से लेकर जो z तुमने ढूंढा सर्च किया उसके बीच वाला एरिया बताऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सवाल सॉल्व किया, उसका एक डायग्राम बना और उसमें जो है ना यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही थी ये वाली 1.13। ये 1.13 क्या है? z की वैल्यू। 1.13 क्या है? z की वैल्यू। और ये एरिया शेड हुआ है। सेंटर में जहां पर z 0 होता है, सेंटर में जहां पर z 0 होता है और जहां पर z 1.13 है उसके बीच का एरिया शेड हुआ है ना। क्या ये एरिया 0.5 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेंटर में जहां पर z 0 होता है उसके सीधे हाथ पर मुकम्मल एरिया 0.5 है, तो ये तो मुकम्मल का भी कुछ आधे के आधा पार्ट हो गया, हिस्सा है, कुछ पार्ट है। टेबल कैसे यूज करेंगे हम? यहां पर देखेंगे 1.13। अच्छा सर 1.13 कैसे ढूंढेंगे? 1.1 यहां से पिक करेंगे। 1.1 यहां से 1.1 पिक करेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस यहां से आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 1.13। तो 0.03 ऊपर से पिक करेंगे और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या वैल्यू आ रही है? 0.370 है। z 1.13 कैसे ढूंढा? 1.1 यहां से ढूंढा, 0.03 ऊपर से ढूंढा, 1.1 यहां से ढूंढा, 0.03 ऊपर से ढूंढा, तो 1.13 बना। 1.13 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.3708 आ रही है, तो ये एरिया 0.3708 होगा, ठीक है। आया सबको समझ? देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट से मैं यहां पर वापस से सेंटर में z 0 होता है, यहां पर लेट से ये वैल्यू है 1.65 और ये चीज शेड हुई भी है। अब क्या करेंगे? 1.6 यहां से आ गया और 0.05 यहां से टॉप से आ गया और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या लिखा हुआ है? 1.6 यहां से पड़ा, 0.05 वहां से पड़ा, तो ये वाली वैल्यू जो है ना ये बन रही है 0.4505। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। वैसे हामिद यकीन अगर है तो निकालो, पेज नंबर 394 पर टेबल बना हुआ है। हामिद यकीन पेज 394। किसी के पास हामिद यकीन पड़ी भी है ना तो 394 पेज की पिक्चर लेके ग्रुप पे भी सेंड कर दो। हाँ जो कि एरिया शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है।
है ना पेज 394 पर। अच्छा लेट से अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, भाई लिख दो बेटा, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मुझे ये जो सेंटर में Z0 कितना, सेंटर में Z0 होता और 1.13 ये वाला एरिया बताओ। 0.5 से माइनस कर देंगे ना, 0.5 माइनस 0.3708 कितना बचेगा? 0.1292। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें बोलूं ये वाला एरिया बताओ, यानी कि Z जहां पर 1.65 है ना उससे आगे वाला, तो आप क्या करोगे? 0.5 माइनस 0.4505 कितना बचेगा? 0.0495। ठीक है, ये टेबल पेज 394 पर है, हाँ आप लोगों के पास। अच्छा ऊपर वाली एग्जांपल पर अगर वापस आए तो हमारी एग्जांपल ये थी कि एक एयरपोर्ट पर 100 सूटकेस पड़े हुए हैं, उनका एवरेज वेट 30 किलो है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो है। पहला सवाल ये था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूंगा और उसका वजन 30 किलो या उससे ज्यादा होगा। तो हमने x को किस में कन्वर्ट किया? पहले z में, और जब z में कन्वर्ट किया तो हमारा सवाल अब बन गया पी जेड ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, है ना? पी जेड ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। मैं एक काम करता हूं, इसको जरा एक जगह पर कॉपी कर लूं। अच्छा जी, और क्या कॉपी होकर आ गया? सही है जी, ऊपर वाली चीजें ऐसे ही है ना, सही है। अच्छा देखो, अब पहला वाला जो केस है ना, इसको केस ए कहता हूं, ये केस बी है, ये केस सी है और ये केस डी है। अगर केस ए की बात करें, तो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमें ये ढूंढना है, ये चीज ढूंढनी है। सेंटर में z कितना होता है? सेंटर में z 0 होता है, और z ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये वाला आंसर ढूंढना। तो ये पूरा तो कितना होगा? 0.5 होगा, ठीक है ना? 0.5 होगा, और अगर 0.5 होगा तो पहले वाले केस का आंसर होगा 0.5 या फिर 50%। पहले वाले केस का आंसर होगा 0.5 या 50%। यानी कि अगर एक एयरपोर्ट पर 100 सूटकेसेस पड़े हुए, उनका एवरेज वेट 30 किलो, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन 4 किलो, और मैं रेंडमली तुक्का मारकर एक सूटकेस रेंडमली पिक करूं, तो 50% चांसेस हैं कि उस सूटकेस का वेट 30 या 30 किलो से ज्यादा होगा। इसी तरह से सेकंड केस में इस बात के क्या चांसेस है कि कोई एक सूटकेस रैंडमली पिक करूं और उसका वेट 34 या 34 किलो से ज्यादा हो। तो उसको जब हमने जेड में कन्वर्ट किया था तो 1 बन रहा था। जब ये 1 बन रहा था ना, तो इसका जो डायग्राम बनेगा बी का, सेंटर में जेड कितना होता है? सेंटर में जेड 0 होता है। और जब ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जहां पर ये 1 है ना, ग्रेटर देन का मतलब आगे या पीछे? आगे। ये एरिया ढूंढना। देखो, जब सवाल में लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, तो 1 या 1 से आगे वाला एरिया। अब बताओ, क्या पेज 394 वाला टेबल यूज हो सकता है? हम क्या करेंगे, हम ऊपर टेबल पर जाते हैं, टेबल पर हम जो है ना वो टेबल से 0 और 1 के बीच की वैल्यू निकालते हैं, जहां पर z 1 है।
तो Z1 कहाँ पर है भाई, ये रहा। अच्छा अगली डेसिमल प्लेस है ही 0 ना, तो ये 0.3413 हुआ, 0.3413 हुआ, 1 पर 0.3413। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 0.3413 होगा। क्यों सर, आगे वाला क्यों नहीं होगा? टेबल क्लियरली बोलता था कि अगर तुम z की वैल्यू ढूंढोगे तो मैं जहां पर z 0 होता है और जो वैल्यू तुम ढूंढ रहे हो नीचे से, उसके बीच वाला एरिया बताऊंगा, उसके आगे वाला बताऊंगा नहीं, उसके पीछे वाला बताऊंगा नहीं। 0 और 1, अगर तुमने 1 सर्च किया तो 0 और 1 के बीच का एरिया बताऊंगा, अगर तुमने 0 और 1.13 सर्च किया तो 0 और 1.13 के बीच का एरिया बताऊंगा, अगर तुमने 1.65 सर्च किया है तो 0 और 1.65 के बीच का एरिया बताऊंगा। तो इसने मुझे 0.3413 बताया, यानी कि इसने मुझे ये वाला एरिया बताया, लेकिन ये थोड़ी थी मेरी ज़रूरत, मुझे तो ये मालूम करना था। तो 0.5 में से 0.3413 को माइनस करो, 0.1587, 0.1587 या फिर 15.87%। इसी तरह से z जहां पर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आप टेबल पर जाओ, टेबल पर आप क्या करोगे? टेबल पर अगर आप लेट से जहां पर z 0 से 2 के बीच का एरिया ढूंढ लो, ये कितना आ रहा है? 2 पर एरिया कितना आ रहा है? 0.4772 आ रहा है, 0.4772 आ रहा है। 0.4772 का मतलब क्या है? 0.4772 का मतलब ये है, 0.4772 का मतलब ये है कि जहां पर सेंटर में z 0 होता है और जहां पर तुमने 2 सर्च करा है, इसके बीच का एरिया तो टेबल ने तुम्हें दे दिया, और ये दिया 0.4772, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, इससे आगे वाला एरिया चाहिए, और क्योंकि हमें इससे आगे वाला एरिया चाहिए तो वो 0.5 माइनस 0.4772 होगा, 0.0228। तो इसका आंसर 0.0228 या फिर 2.28% होगा। अब 3 वाले के लिए जो है वो टेबल कंटिन्यूएशन में आगे देखना पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं, अभी देख लेंगे बाद में। लेकिन तुम एक बात नोट करो कि आप अगर कोई सूटकेस रैंडमली पिक करोगे, उसका वजन 30 किलो या उससे ज़्यादा हो, उसके इम्कानात 50% है। आप अगर कोई सूटकेस पिक करो और उसका वजन जो है वो 34 किलो या उससे ज़्यादा, उसके इम्कानात 15.87% है। आप कोई सूटकेस पिक करो और उसका वेट 38 किलो या उससे ज़्यादा हो, इसके इम्कानात 2.28% है। प्रोबेबिलिटी कम हो रही है ना, क्योंकि तुम उस रीजन में जा रहे हो, उस बंदे के घर जा रहे हो जो अपने घर से सारा सामान ले आया था। ऐसा तो शायद ही कोई हो, जो नॉर्मल रेंज थी उससे दूर 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 बहुत दूर जा रहे हो ना। सही है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस सेशन को एंड कर 15 मिनट के ब्रेक के बाद अगला सेशन। सही है, मैं इसको इतनी देर में रिकॉर्ड कर देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 15 से 20 मिनट बाद दोबारा ऑनलाइन आ जाना।